हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। उम्मीद हम यही कर रहे हैं आप बहुत बेहतर ढंग से अपने पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम आप सभी प्यारे बच्चों के डिमांड पे आपके बहुत सारे मैसेज हमें प्राप्त हुए थे कि सर एक बार जो है भारत में राष्ट्रवाद को जो है एक बार रिवीजन करा दो। तो हमने कहा कि बच्चों की डिमांड है तो हम हमेशा जो है छात्रवादी हैं, बच्चे जो कहते हैं उसको हम टाइम टू टाइम लाने का प्रयास करते हैं। तो आज आप लोगों की डिमांड पर अगर ये हम क्लास लाए हैं तो आप जो है लाइक एंड शेयर करके इस क्लास को अपने दोस्तों तक फटाफट पहुंचा दो, जिससे सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। कोई अगर एक भी बच्चा छूटा तो अपना सपना टूटा। ठीक है, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो भारत में अगर राष्ट्रवाद पढ़ रहे हो तो भारत की जो है शैक्षिक व्यवस्था आपके हाथ पे है, शेयर वाले बटन पे, तो उसको जो है आप यूटिलाइज करो। नहीं, जो चीज़ आप यूटिलाइज नहीं करते हो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, खत्म कर देगा यूट्यूब। कहेगा नहीं हम शेयर वाला ऑप्शन देते ही नहीं है। तब कहोगे अगर ये शेयर का ऑप्शन होता ना तो अपने दोस्त को हम भेज देते। तो यूटिलाइज करते रहो। चलो भाई, इसको हम बहुत कम समय में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लगभग देखोगे कि ये लगभग 2 से 3 घंटे का एक क्लास है। इसको हम लगभग जो है 40 से 50 मिनट में इसको कवर करने वाले हैं। तो आप बहुत ही शालीनता के साथ और जो है संयम के साथ क्लास में बैठेंगे, नोटिफिकेशन पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है जो यूरोपीय शक्तियां थी उनके द्वारा लड़े गए थे। भारत से उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप देखते हो कि भारत जो है ब्रिटेन का क्या था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था बेटा। ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। उपनिवेश था कौन, भारत। तो भारत को भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है युद्धरत होना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि सरकार ही ब्रिटेन की थी यहां पर। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 1914 में हुआ था और ये 1918 तक चला था। 1918 तक चला था। तो यहां पर 2 शक्तियां लड़ रही थी आपस में। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। एक केंद्रीय शक्तियां थी, इनसे सताए हुए जो है बोले आओ आओ आओ, मिल करके क्या बनाते हैं, मिल करके जो है गठबंधन बना लेते हैं, हम लोग एक हो जाते हैं, नहीं तो ये तो बहुत सता रहा है। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां थी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, जर्मनी था, ऑटोमन साम्राज्य था, जो अभी पढ़ोगे आप टर्की का जो साम्राज्य था। ठीक है, बुल्गारिया था। ये जो है केंद्रीय शक्तियों की तरफ से लड़ रहे थे। और इधर कौन थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस जो है बेटा 1917 में जो है हथियार डाल देता है, बिना शर्त के जो है, बिना शर्त के युद्ध से वापस चला जाता है, बिना शर्त युद्ध से वापस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी समय आप पढ़े हो 9th क्लास में कि रूस में जो है सफल क्रांति होती है 1917 में। तो ये रूस को जो है वापस पीछे हटना पड़ता है। वहीं पर आप देखते हो कि जर्मनी द्वारा जो है अमेरिका के जहाज को जो है नष्ट कर दिया जाता है। गुस्से में आकर के अमेरिका जो है, अमेरिका 1917 में इस युद्ध में पार्टिसिपेट हो जाता है। ठीक है, अब जब लड़ाई होगी तो लड़ाई के बाद क्या होता है, लड़ाई के बाद समझौता होता है। लेकिन लड़ाई होते समय बहुत ही जनहानि धन हानि सब होता है। तो बताओ धन हानि जन हानि को जो है फुलफिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, कर्ज लिए जाएंगे। ठीक है, कि भाई किसी को नहीं पता था युद्ध इतना लंबा चलेगा, लेकिन धीरे धीरे युद्ध लंबा खिंचता गया और लोग कर्ज लेते गए कि चलो ये वाली मिसाइल लाते हैं, राफेल लाते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल लाते हैं। तो युद्ध जो है लंबा खिंचता गया और जो जुड़े हुए लोग थे वो जो है गर्त पे जाते गए। अब इसको फिलफिल करने के लिए जो है जनता पे टैक्स लगाया जाएगा, तो उससे जनता परेशान होगी। क्या क्या हुआ था, तो आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है भारत पर इसका प्रभाव कैसा पड़ा था, भारत पर इसका प्रभाव पड़ा था, आर्थिक प्रभाव देखेंगे और थोड़ा सा राजनीतिक प्रभाव को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला था कि टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जब टैक्स बढ़ा दिया गया तो होगा क्या,
टैक्स चाहे आप देखोगे कस्टम ड्यूटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, सभी को जब बढ़ा दिया गया तो होगा क्या कि वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगेगी। अगर हम थोड़ा सा आंकड़ा हम आपको बताएं, 1913 से 1918 तक के बीच में वस्तुओं के दाम दोगुने हो गए थे। जहां पर जो है अगर पेन की बात कर लें, पेन 50 की मिलती थी, अब जो है 100 रुपया का मिलने लगा। अब टीचर क्या करे, 100 रुपया का खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, खरीदना पड़ेगा। परेशानी तो है, परेशानी होने लगी, जनता में हाहाकार हो गया। ये तो टैक्स बढ़ने से समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, रोजी रोटी की समस्या है। दूसरी बात हुआ कि जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा, इससे जो है ग्रामीण जनता और आहत हुई। इतना तो था ही, साथ में एक बीमारी आ गई थी, इन्फ्लुएंजा, प्लेग बीमारी आ गई थी, महामारी आ गई थी। क्या आ गई थी? महामारी आ गई थी। अब महामारी आ गई, बहुत लोग इससे किसके चपेट में, अरे वैसे जैसे कोविड आया था ना, कोविड की तरह ही ये महामारी थी। जब ये आई तो बहुत लोगों को अपने चपेट में ले लिया। इतना तब भी ठीक था, उसी समय जो है उपज खराब हो गई। अकाल, आप देखोगे उपज खराब हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। कमी को क्या कहा जाता है? अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। इससे भी कई सारे जो है जाने जो है गवा चुके। आप देखोगे, आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे, आप क्या बताएंगे? एक प्रश्न, एक एक प्रश्न बीच में हम देते रहेंगे, उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या है? जनगणना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जनगणना 1921 के अनुसार भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? ठीक है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है। इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो है जनता परेशान थी। जब जनता परेशान होगी, जब आप परेशान होते हैं तो आप देखते हो कहीं से कोई आ जाए, अगर हमें बता दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सिक्योरिटी के साथ कोई बता दे, हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बात यही है, जनता बहुत परेशान थी। उसी समय एक महान नेता जो है वापस आते हैं, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं 1915 में। 1915 में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी आते तो हैं, साथ में जो है एक शस्त्र भी लाते हैं। शस्त्र कैसा है? वो मारने वाला शस्त्र नहीं है, मारने वाला शस्त्र नहीं है। कैसा शस्त्र है? सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, यानी अगर कोई हम पर अत्याचार कर रहा है तो उसकी जो गलती है उसको हम बताएंगे कि आप हम पर जो है अत्याचार कर रहे हो। कभी न कभी वो शर्मिंदा हो करके जो है वो जो है लज्जित होगा। तो उनका काम यही था। तो ये बोले भाई हम आए हैं, हम आपको जो है एक जो गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, कैसा है? सत्याग्रह का है। बोले बाबा ऐसे काम तो नहीं चलेगा, कहीं पे प्रयोग किए हो? कहीं पे प्रयोग किए हो? बोले हाँ प्रयोग किए हैं भाई। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में किए हैं। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए थे भाई, किसके खिलाफ? रंग भेदी सरकार थी। वहां की सरकार जो है चमड़े के रंग को देख करके जो है नियम कानून बनाती थी। कैसी सरकार थी? उनके खिलाफ जो है ये आंदोलन किए थे कि अपने जो है अपने लोगों के हक अधिकार के लिए जो है महात्मा गांधी जी कहां? साउथ अफ्रीका में आंदोलन किए थे। समझ में आई बात? ठीक है, तो गांधी जी आते हैं, जब यहाँ पे बताते हैं भाई ऐसे जो है आपको करना है। बोले मिस्टर गांधी हमें नहीं पता है कैसे करना है, बट आप जो एक्सपेरिमेंट वहां पे किए हो ना, यहाँ पे करके दिखाओ। बोले समस्या कहीं है बाबा। बोले समस्या कहीं है बाबा। बोले समस्या कहीं है। बोले समस्या है, चलो चलते हैं, किसानों की समस्या है।
किसानों की समस्या कहां पर है? बिहार में किसानों की समस्या है। उन समस्या के लिए जो है आंदोलन करते हैं। तो चंपारण जाते हैं महात्मा गांधी जी। कब जाते हैं हम आपको बताते चलेंगे। 1917 में जाते हैं, 1917 में जाते हैं चंपारण में आंदोलन करने के लिए। क्या थी व्यवस्था वहां पर? 3 कठिया प्रणाली थी बेटा ना, 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली का मतलब 20 कट्ठा होगा, उसमें से 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 बीघे हैं तो उसमें से 15% यानी 15 बीघे पे आपको जो है नील की खेती करना पड़ेगा। किसान नील की खेती कर लेते। नील की खेती जो है नगदी फसल थी कि भैया उत्पाद तैयार हुआ, बेच दो, पैसा लो, रिस्क नहीं है। लेकिन नील की खेती को जब फसल तैयार हो जाती थी तो नील को किसान नहीं बेच सकते थे, उनसे बहुत कम रेट पर खरीदते थे वहां के जो दलाल थे और उसको महंगे रेट में बेचते थे। पहला तो ये था किसानों के साथ शोषण हो रहा था। दूसरा क्या था, जिस खेत में उस फसल को तैयार किया जाता था ना, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती थी। किसान और परेशान है। तो किसान इससे बहुत दुखी थी। इस बात को लेकर के जो है राजकुमार शुक्ल ने कहा, बाबा हमारे यहाँ समस्या है, आओ थोड़ा सा देखते हैं। तैयार हो जाते हैं महात्मा गांधी, चलो भाई चलते हैं, जाते हैं। सबसे पहले जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद गांधी जी वहां पर जो है सत्याग्रह आरंभ कर देते हैं। यहां पर जो है उनको जीत मिलती है। अब जो है गांधी जी एक एक्सपेरिमेंट किए और जो है पहला टेस्ट हुआ और वो जो है पास हो गए, फर्स्ट आ गए। अब आप बताओ पॉपुलैरिटी इनकी कितनी हो जाएगी पूरे क्लास में? कहां से पढ़े हो? डाउटनेट से? अच्छा, डाउटनेट से पढ़े। देखो भाई, अब जो है महात्मा गांधी के पास जो है दूर दराज से जो है न्यूज आने लगी, बाबा हमारे यहाँ भी समस्या है। खेड़ा जाते हैं गांधी जी, खेड़ा जाते हैं। अब आपको बताना है खेड़ा का आंदोलन कब हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न है, नोट करते रहना। दूसरा प्रश्न है, खेड़ा का आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, क्या समस्या थी भाई? यहां पर उपज खराब हो गया था, फिर भी जो है ब्रिटिश सरकार जो थी वहां पर टैक्स को बढ़ा दी थी। वहां पर गांधी जी गए, देखते हैं क्या समस्या है। तो उनके जो है जो कायदा कानून था उसमें था कि अगर 25% से नीचे उत्पादन होता है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा, भाई आपने तो लिखा है ये बात। बोले लिखे हैं हम, कहाँ है? ये है। तो ऑब्जर्वेशन कराओ, अगर 25% से नीचे जो है रहेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। ऑब्जर्वेशन होता है, सही निकलती है बात। गांधी जी तुरंत क्या करते हैं, यहां पर गांधी जी को दूसरी जीत मिल जाती है। और तीसरा जो है यहां पर समझौता कराते हैं। क्या कराते हैं? समझौता कराते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में महात्मा गांधी यहां पर समझौता कराते हैं। क्या था समस्या कि यहां पर जब प्लेग नामक बीमारी आई थी तो सारे कर्मचारी, जैसे कोविड आया था, सब कहां जा रहे थे? गांव भाग रहे थे। भैया काम नहीं करना है, काम नहीं करना, बीमारी से ग्रसित हो जाएगी, कौन पूछने वाला है? तो मिल मालिक ने कहा अब तो मिल बंद हो जाएगी, तो क्या करें भाई? उन्होंने कहा जो काम करेगा उनको प्लेग बोनस दिया जाएगा। अब कर्मचारी ने कहा प्लेग बोनस दिया जाएगा, पैसा मिलेगा ज्यादा, चलो क्या ही करेंगे, घर जाकर के कुछ काम तो होगा नहीं, यहीं पे कमा लेते हैं, प्रोटेक्शन होगा, है ना। तो क्या किए, यहां पर प्लेग बोनस जो है मिलने लगा। लेकिन जैसे प्लेग नामक बीमारी खत्म हुई तो प्लेग बोनस को जो मिल मालिक थे समाप्त कर रहे थे। अब तब तक हमने आपको बताया खर्च ज्यादा बढ़ गया था, यानी आप देखोगे इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि जितना मजदूरी मिल रही थी उससे जीवन जीना संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा भैया आप जो है 50% हमारी मजदूरी बढ़ा दो, 50% मजदूरी बढ़ाओगे तब जाकर के हम जीवन जी पाएंगे बेहतर। मिल मालिकों ने कहा 20% से ज्यादा नहीं देंगे। गांधी जी आ गए, गांधी जी आए, गांधी जी पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। गांधी जी हमेशा ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किए क्या समस्या है, कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है मिल मालिकों का, कच्चा माल कितने का आ रहा है, मजदूरों को वेतन कितना मिल जाएगा, तब समस्या हो जाए, समाधान हो जाएगा। तो गांधी जी कहते हैं मिल मालिकों से कि मिल मालिक साहब आप क्या करो, न 20 इनकी मानी जाएगी न 50 इनकी मानी जाएगी,
आप जो है 35% बढ़ा दो। मिल मालिकों ने कहा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है बाबा इतना काम करना, इतना बढ़ाना वेतन। बोले हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिए। डर गए मिल मालिक, सब जो है दौड़ते दौड़ते आए, बाबा त्राहिमाम बचाओ, 35% जो है हम मजदूरी बढ़ा देते हैं। गांधी जी की तीसरी जीत यहाँ पर हो जाती है। गांधी जी का जो 3 आंदोलन था जब सफल हो जाता है तो लोगों के अंदर जो है एक उत्साह आ जाता है, लड़ने की शक्ति आ जाती है। गांधी जी केवल जो है साहस पैदा किए हैं, लड़ने का साहस अगर कोई पैदा किया है तो गांधी जी हैं। अब जो है देश के अलग अलग कोने पर जो है अपनी समस्याओं को लेकर के लोग सामने आने लगे। इससे ब्रिटिश सरकार जो है घबरा गई। इससे ब्रिटिश सरकार क्या है, घबरा गई। वो आनन फानन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1919 में एक एक्ट पारित करती है, रॉलेट एक्ट। क्या रॉलेट एक्ट पारित करती है? रॉलेट एक्ट कहता है क्या कि जो है रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वह ब्रिटिश सरकार को जो है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए, यानी असीम कोई सीमा नहीं था, इतना शक्ति दे देता है। उसमें था कि कोई भी जो है शंका के आधार पर अरेस्ट हो जाएगा, साथ में जो है 2 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी। कोई ना वकील मिलेगा, ना दलील मिलेगा, ना ही कहीं पर अपील कर सकता है। तो यार आप देखोगे, ना वकील, ना अपील, ना वकील और ना दलील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब ऐसा कानून आता है ना तो गांधी जी कहते हैं ये काला कानून है, क्योंकि ये मानव के अधिकार का हनन कर रहा है, मानव के अधिकारों का हनन कर रहा है। अरे ब्रिटिश सरकार तो कह रही थी कि हम जो है लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आए हैं, यहां पर तो भैया मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कैसे चलेगा? गांधी जी कहते हैं हम जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी ने डिसाइड किया कि 6 अप्रैल 1919 को एक डेट तय किया कि हम जो है देशव्यापी आंदोलन करेंगे। जब डेट डिसाइड कर देते हैं गांधी जी, तो इसका समर्थन जो है आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है इनके समर्थन पे निकल पड़ते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं, कारखानों से मजदूर जो है हड़ताल पर चले जाते हैं। अब समस्या बहुत जटिल हो जाता है। उसी में आप देखोगे किचलू को जो है सतपाल किचलू, डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसके गिरफ्तारी के लिए देखोगे कि अलग अलग जगहों पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उस क्षेत्र में पंजाब रीजन में जो है यानी अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब जो सुरक्षा व्यवस्था है सीधा सीधा किसके हाथ में आ जाता है? सेना के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में? सेना के हाथ। मार्शल लॉ का मतलब सेना के हाथ में आ गया। सेना का उच्च अधिकारी थे जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर थे। जब जो है पता चला जनरल डायर को कि जलियांवाला बाग, बेटा एक चीज ध्यान देना, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग में मेला लगा था। लोग मेला देखने के लिए बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सभी जो है युवा, सभी जो है मेला देखने के लिए गए थे। साथ में कुछ लोग जो है जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जनरल डायर को जब ये पता चला, जनरल डायर चाहता था कि लोगों के बीच में जो है डर फैलाया जाए। वो तुरंत जो है अपने लश्कर के साथ पहुंचता है और वहां पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इससे जो है बहुत सारे लोगों की जो है जान चली जाती है, कई सारे लोग घायल होते हैं। इससे दुखी होकर के लोग जो है ब्रिटिश सरकार पर क्या करते हैं? बहुत ही गुस्सा जाहिर करते हैं। जब इसकी सूचना देश के अलग अलग हिस्सों में फैलती है तो देखोगे कि तोड़ फोड़, सरकारी बिल्डिंग जितनी थी वहां पर तोड़ फोड़ मचने लगता है। इससे जो है तो समस्या थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है उन जो हो रहा था
जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनको जो है दमन करने का, भारी दमन करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार आप उग्रता फैला रहे हो हम जो है उसी शक्ति के साथ आपका दमन करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भी ठान लिया था। लोगों से आप देखोगे जमीन पर नाक रगड़वाया गया, घुटने के बल चलवाया गया, कोड़े मारा गया और तो और उन पे पूरे गांव के ऊपर जो है बम से हमला कर दिया गया। इससे गांधी जी दुखी होते हैं और जो है अपना ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब यह आंदोलन जो है शहरों तक सीमित था। कहां तक? शहरों तक सीमित था। अब गांधी जी को चाहिए था कि अब भाई लोगों को एकजुट करना है, लोगों को उनके हक और अधिकार के बारे में बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें गांव-गांव में जो है अपनी विचारधारा को फैलाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक मौका आता है। आप देखते हो कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शहरों तक सीमित था। महात्मा गांधी महसूस हुआ कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनको लगता था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हर कौम के लोग जो है साथ में आते हैं। तो गांधी जी एक चल रहा था, एक घटना थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जो टर्की साम्राज्य था वहां पर जो उनके वहां के जो राजा थे उनको जो है खलीफा कहा जाता था। खलीफा वो होते हैं, जैसे आप देखते हो कि मुस्लिम धर्म के जो है, इस्लाम धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं उनको खलीफा कहा जाता था। तो उनको पता चला, जब विश्व भर के मुसलमानों को पता चला कि टर्की के ऊपर जो है ब्रिटेन जो है एक कड़ी संधि थोपना चाहता है, तो सभी विश्व के सभी मुसलमान नाराज हुए और भारत में भी जो है इसकी नाराजगी देखने को मिलती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जो बंबई में जो है दो भाई थे, शौकत अली यानी अलवी बंधुओं ने जो है एक कमेटी बनाई थी, खिलाफत कमेटी बनाई थी बंबई में, ठीक है। और गांधी जी के पास जब जाते हैं, बोले बाबा ऐसे करना है, तो गांधी जी कहते हैं आओ साथ में जो है दोनों लोग आंदोलन करेंगे, हम जो है अपना स्वराज का मुद्दा निपटा लेंगे और आप अपना खिलाफत का मुद्दा अपना लेना, निपटा लेना, ठीक हो जाएगा। तो आप देखते हो कि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को साथ में चलाना चाहते थे। तो उन्होंने जो है 1920 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर जो है इसका प्रस्ताव लेकर के आए। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लीडर ऐसे थे इससे संतुष्ट नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि भाई खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है, हम जो है इस अपने स्वराज के आंदोलन को धार्मिक रंग ना दे करके जो है हमें जो है इसको क्या है, नेशनल यानी राष्ट्र का आंदोलन है, ऐसे जो है हमें बढ़ना चाहिए। तो गांधी जी इसको मान मनोबल के साथ जो है मनवाते हैं। तो आप देखते हो कि आगे क्या होता है, आगे होता क्या है कि पूछते हैं सभी लोग बाबा असहयोग आंदोलन ही क्यों? हम तो कोई और नाम दे सकते हैं, आप ये बता रहे हो असहयोग आंदोलन स्टार्ट करोगे। तो गांधी जी कहते हैं कि भैया आप पढ़े नहीं हो हमारी किताब, हमने किताब लिखा है, स्वराज किताब लिखे। उसमें गांधी जी ने जिक्र किया है कि भारत में अंग्रेजी राज्य जो है स्थापित हुआ है ना, तो हमारे समर्थन से, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर राज कर पाए हैं। अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर वो स्थापित नहीं हो सकते, उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी अमीरी की अकड़ तभी तक है जब तक गरीबी उन्हें निहारती है। गरीब निहारना बंद कर देगा, अकड़ अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। सारे जो है बहुत सारे लीडर कांग्रेस के होते हैं, उनको जो है मनवाते हैं, बाबा अपनी बात बताते हैं, बहुत सारे लीडर मान जाते हैं। फिर जो है कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन होता है दिसंबर में 1920 में। तो वहां पर जो है कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन का जो है जो प्रस्ताव आया था उसको पारित कर दिया जाता था। अब जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। वहां पर प्रस्ताव आता है, क्या क्या प्रस्ताव आता है कि भैया हम जो है अंग्रेजी सरकार द्वारा जो भी उपाधियां प्रदान की गई हैं उनको वापस कर देंगे, क्योंकि वो जो है हमारे लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें सम्मान दिए हैं, तो हम जो है उन सम्मान को ठुकरा देंगे। दूसरा, सर्विस सेक्टर हो, सेना हो, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूलों का जो है सभी जो है बहिष्कार कर देंगे। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो हम पूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे और विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करेंगे। क्या अपनाएंगे? स्वदेशी अपनाएंगे।
अब बताओ, विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार करोगे तो होगा क्या कि उनकी रेवेन्यू कम होगी। स्वदेशी अपनाना है, ठीक है, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। इस बात को लेकर ये प्रस्ताव जो है वहां पर पारित हो गया था, इसी को जो है फॉलो करना है। अब यह आंदोलन जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगा। पहला यह शहरों पे फैला, गांवों में फैला, आदिवासी क्षेत्रों में फैला और बागानों में फैला। जब असहयोग आंदोलन की बात गांव में, शहरों में, बागानों में, आदिवासी क्षेत्रों में फैला, सभी ने अब इसका जो है अलग अलग मतलब निकाला। क्या क्या मतलब है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब शहरों में आंदोलन फैला तो मध्यम वर्ग के आंदोलन में अच्छी तरह भागीदारी थी, ठीक है। यहां पर क्या क्या था कि लोग जो है काउंसिल चुनाव से बहिष्कार कर दिए, नहीं जो है हमें जो है आपके काउंसिल इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करना। एक्चुअली हुआ क्या था कि साल 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें था कि भैया हम 3 चुनाव कराएंगे, एक 20 में, 23 में और 26 में चुनाव कराएंगे, और हम आपको जो है आप देखोगे कि आपको कुछ अधिकार देंगे, आप चुनाव में पार्टिसिपेट करना। कांग्रेस ने कहा ना, हम चुनाव का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हजारों छात्र जो है सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, नहीं पढ़ाएंगे, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, ठीक है। इस तरह शहरों में जो है इसका नजारा देखने को मिलता है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों का घेराव हुआ। साल 1921 से 1920 तक अगर हम देखें तो जो आयात था, विदेशी कपड़ों का जो आयात था, घट करके आधा हो जाता है। जब सामान यहां बिकेगा ही नहीं तो कौन व्यापारी लेके आएगा, कोई लेके आएगा नहीं। इसी बीच में आप देखोगे जो हमारे लोग थे, हमारे जो व्यापारी थे, यहाँ पे उद्योगपति थे, वो जो है अपने घरेलू उत्पादन के माध्यम से जो है वस्तुओं को तैयार करना स्टार्ट किए। लोग स्वदेशी अपनाने लगे और जो है विदेशी का जो आयात था वो आधा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे गांव में क्या था, गांव में आंदोलन कैसा था। गांव में आंदोलन कैसा था तो थोड़ा सा अवध क्षेत्र की बात कर लेते हैं। गांव में आंदोलन, बाबा रामचंद्र थे, एक गिरमिटिया मजदूर थे। सबसे पहले आप समझ लो, एक गिरमिटिया मजदूर थे, यानी अनुबंध के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भैया आपको 5 साल तक आपको यहीं पे करना है। बाबा रामचंद्र ऐसे ही जो है वो मजदूर थे, तो वो जो है इस आंदोलन की अगुवाई करते हैं। ये जो है सन्यासी थे जिन्होंने पहले फिजी में बंधुआ मजदूर के रूप में काम किया था। हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है समस्या क्या थी कि जो तालुकदार होते थे, जमींदार होते थे, वो जो है बहुत ज्यादा मालगुजारी मांगते थे, बहुत ज्यादा टैक्स मांगते थे। इससे किसान जो है, किसान के पास जो है क्या था, पैसा तो था नहीं, उपज तो थी नहीं, तो भैया मालगुजारी को कम करना चाहते हैं। भाई कम लो ना, बहुत ज्यादा ले रहे हो, हमारे खाने के लिए नहीं मिलता है, आपको पैसा लेकर के चले जाते हो, और जो है इनसे बेगारी करवाया जाता था। इससे किसान बहुत परेशान थे। और आप देखोगे कि उस समय जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे ना, उस समय जो है कहां पर जाते हैं, अवध क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं, यानी विजिट करने के लिए जाते हैं। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने गांव का दौरा किया। अक्टूबर में उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किए, और अब आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू और साथ में बाबा रामचंद्र दोनों मिल करके जो है क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि भाई आपके हक अधिकार का संरक्षण होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो धीरे धीरे जो है इस प्रकार जो है ये आंदोलन गांव की तरफ फैलने लगा। देखो किसान किससे परेशान था, किसान केवल जो है जमींदार से परेशान थे। बहुत टैक्स ले लेते हैं भैया, पूरे साल 5 महीने का फसल चक्र होता है, 5 साल तो किसान जो है दिन रात मेहनत करके तो फसल तैयार किया। जब उपज कंप्लीट हो गया तो आए, ठाकुर आओ ठाकुर आओ, कितने हैं, बस एक ही बोरी का लिया, भाई वहां पर ले करके चले जाते थे। इससे किसान दुखी होते थे कि पूरे साल हमारे खाने को पैसा, हमारे खाने का अनाज नहीं है, आप लेकर के चले जाते। तो इससे किसान बहुत परेशान थे, तो उनके लिए जो है वो कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ते। अब हम देखेंगे आदिवासी किसान के बारे में। 1920 के दशक में जब पता चलता है ना कि गांधी जी बाबा कह रहे हैं भाई सहयोग नहीं करना है, तो वहां पर
आंध्र प्रदेश का जो है एक गुडेम हिल है, गुडेम पहाड़ियां हैं, वहां की कहानी आप पढ़ लो। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैलने लगा। सरकार ने वन क्षेत्रों को बंद करना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई। भाई आदिवासी रहेंगे कहाँ गए बताओ, जंगलों में रहते हैं ना, तो सरकार ने कहा भाई जंगल में कोई नहीं जा सकता है। अब बताओ उनका जो है जो आजीविका थी किस पर निर्भर थी, जंगलों पर था। अगर वहां पर आप जाने नहीं दोगे तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे वो बताओ। इससे वो परेशान थे, इससे परेशान थे। बाबा कह रहे हैं कि सहयोग नहीं करना है, उन्होंने गौरिल्ला युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। भाई फिर क्या है, उस समय सरकार तो ऐसी ही थी कि जिस प्रकार लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं, उनका जो है उसी प्रकार उसका दमन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे लोगों के अंदर डर फैलाया जाए। क्या डर फैलाया जाए, भयभीत किया जाए, जिससे जो है वो जो है हथियार डाल दे। लेकिन वहां पर लीडर कौन था, वहां पर नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू थे। वहां पर जो विरोध हो रहा था उसका जो है लीडिंग कौन कर रहा था, अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। और उनके पास जो है कई तरह की आप देखोगे कि विचार आते हैं, लेकिन बाद में अल्लूरी को जो है पकड़ लिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। इससे जो है आदिवासी जो किसान थे, आदिवासी जो क्षेत्र के लोग थे, उससे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब देखेंगे बगानों पर स्वराज के बारे में लोग क्या समझे थे। तो चाय के बगानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। अब बात खराब थी क्योंकि ये जो है इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार जो है उन मजदूरों को बिना अनुमति के बगान छोड़ करके जाना अलाउ नहीं था। यानी जो एग्रीमेंट साइन हुआ था कि 1859 में कानून आया था, उसी के तहत जो है एग्रीमेंट साइन होगा कि आप अगर बगानों में काम करने के लिए आए हो तो आप बगानों को छोड़ करके नहीं जा सकते हो। जब बात चला बगानों में काम करने वाले लोगों की कि भाई स्वराज का मतलब क्या है, सहयोग नहीं करना है, नहीं करेंगे, चलेंगे यहाँ से, छोड़ो भाई, चल करके जो है अपने गांव में चलते हैं, क्या करेंगे, थोड़ा सा जमीन वमीन मिल जाएगा, खेती करेंगे, यहाँ फंसे पड़े हैं। तो वो जो है वहां पर निकल लेते हैं। लेकिन आप देखोगे कि उस समय आंदोलन हो ही रहा था, सड़क जाम था, उनको पकड़ लिया जाता है और पुनः जो है उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, अब आंदोलन धीरे धीरे सुस्त होने लगा। कैसे सुस्त होने लगा, तो आप देखते हो सबसे पहला कारण क्या था। सबसे पहला कारण था कि भैया फरवरी 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था, घटना हुई थी। कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा घटना हुआ था। इससे जो है गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और उनमें सुस्ती आने लगती है। क्या क्या कारण था देख लेते हैं। मिल में बने कपड़ों की तुलना में खादी महंगी पड़ती थी और गरीब लोग खादी को खरीदने के लिए समर्थ नहीं थे। जैसे कहते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, चलो बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन जो वहां से कपड़े आते थे वो सस्ते थे, जो यहाँ पर बनाए जाते थे वो महंगे थे। तो गरीब आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, वो कैसे खरीद लेंगे, इससे परेशान थे। ठीक है, दूसरी बात था कि अंग्रेज संस्थानों के बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थाओं की कमी थी। इससे जो है समस्या उत्पन्न हो रही थी। अगर ब्रिटिश के स्कूल में जो है आप नहीं पढ़ोगे तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। इससे लोग धीरे धीरे जो है वहां जाना शुरू कर दिए। दूसरे, कांग्रेस के कुछ नेता जो है जन आंदोलन से थक गए थे। वे चाहते थे कि राज्यों की काउंसिलिंग के चुनाव में हिस्सा लें और जो है वहीं पर रह करके हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। फरवरी में जो है गोरखपुर में घटना घटती है, जो हमने आपको यहां पर बताया। इससे जो है ये आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, अब गांधी जी को क्या होता है, गांधी जी को जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, गांधी जी को जेल में भेज दिया जाता है। गांधी जी 1928 तक कुछ नहीं करते।
फिर जो है यहाँ पर आता है साइमन कमीशन। क्या आता है? साइमन कमीशन जो है भारत आता है। जब भारत आता है तो उस कमीशन में कमीशन क्या करने के लिए आता है कि जो 1919 का अधिनियम है उसके वह जो है कितना सार्थक है, कितना सक्षम है, उसकी रिव्यू के लिए जो है वह कमीशन बनाया जाता है। अब भारत के लोगों को ये लगता है कि भैया वह हमारे लिए कानून बनाने के लिए आ रहे हैं, हमारी बात को जानने के लिए आ रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन उस कमेटी में भारत का कोई भी सदस्य नहीं है, तो कैसी कमेटी है? तो सभी जो है उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। किसका? साइमन कमीशन का। जॉन साइमन के अध्यक्ष में साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध करते हैं। उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग या अदर पार्टी सभी जो है उसका विरोध करती है कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है कि भाई उससे भी बात नहीं बनती है, उससे बात नहीं बनती है। तो इसकी कहानी थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं क्या क्या हुआ था। 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जन आंदोलन से थक गए थे, वे राज्यों के काउंसिल में हिस्सा लेने चाहते थे। ये बात जो है रियल में हुआ क्या? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों मिल करके जो है कांग्रेस के भीतर में स्वराज पार्टी, क्योंकि कांग्रेस तो बहिष्कार कर रही थी, कांग्रेस तो अब इलेक्शन में भाग नहीं ले सकती है। तो आप देखोगे 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों मिलकर के जो है एक स्वराज पार्टी बनाते हैं। वो जो है काउंसिल, जो राज्यों की जो काउंसिल का चुनाव था उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। उस समय आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है थोड़ा सा उग्र नेता थे। वो पूर्ण स्वराज की मांग के लिए जो है पक्ष में थे कि हमें जो है पूरा स्वराज चाहिए, हम जो है अब डोमिनियन स्टेट के पक्ष में नहीं है। ठीक है, हुआ क्या? जैसे हमने आपको बताया साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य थे, इससे भारत के लोग जो है इससे बहुत नाराज थे। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव के सुझाव के लिए बनाया गया था कि जाकर के देखो भाई क्यों समस्या है, उसके समाधान के लिए कुछ ना कुछ जो है व्यवस्था करो। तो जब इतना आंदोलन उग्र होने लगा तो उस समय लॉर्ड इरविन जो है गोलमोल सा एक प्रपोजल देते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार चाहती है ना कि यहाँ पर डोमिनियन स्टेट हो, कि भैया यहाँ पर सरकार आप लोग चलाओगे, लेकिन हाथ किसका, झंडा किसका रहेगा? झंडा जो है ब्रिटेन का ही रहेगा। तो कुछ जो है जो उदारवादी नेता थे उनके पक्ष में थे, तो कहते हैं भैया चलो कर लेते हैं, व्यवस्था देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया जाता है और ये कहा जाता है कि आने वाले जो 26 जनवरी 1930 है उस दिन को जो है हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। किस दिवस के? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है, इतना आह्वान किया जाता है लेकिन बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो जो है वो थोड़ा सा दब जाता है। अब गांधी बाबा कहते हैं कि हमारे कलीग्स कह रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जनता इससे तो जुड़ नहीं रही है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे जनता जो है, जनता को लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब उनको लगेगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है तभी हमारे साथ वो आएगा, नहीं तो ये भारत की जनता साथ में आने वाला नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं क्या करेंगे? गांधी जी जो है फटाफट जो है क्या करते हैं कि भेज देते हैं भाई 11 मांगों का जो है एक पत्र लिखते हैं और उसको भेज देते हैं लॉर्ड इरविन को कि अगर जो है 11 मार्च तक इसमें बदलाव नहीं होता है तो हम 12 मार्च से जो है जन आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? जन आंदोलन करते हैं। लॉर्ड इरविन इनका कहना नहीं मानते हैं। गांधी जी जो शुरुआत कर देते हैं क्या? दांडी मार्च। कब से स्टार्ट करते हैं भैया? 12 मार्च 1930 से जो है इसकी शुरुआत कर देते हैं। यह जो है जो मार्च था कहां से शुरू होता है? साबरमती जो आश्रम गांधी जी का था वहां से लेकर के दांडी तक चलता है। इसकी कुल लेंथ की बात करें यानी साबरमती से शुरू होता है,
साबरमती से शुरू होता है, दांडी तक चलता है, दांडी तक चलता है। कुल जो है 240 किलोमीटर का यह दूरी गांधी जी जो है 24 दिन में तय करते हैं। कितने? 24 दिन में तय करते हैं। ठीक है, कितने लोगों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ जो है गांधी जी इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है मुट्ठी भर जो है नमक बना करके प्रतीकात्मक यानी प्रतीक, आप कह सकते हो प्रतीक के रूप में जो है उसको जो है नमक कानून को तोड़ देते हैं कि नमक हमारे ही देश में बन रहा है, हमारे तट पे, और उस पर भी टैक्स लगा रहे हो। नमक बनाने का अधिकार नहीं था, अगर आप बनाते तो जुर्म था। तो गांधी जी जो है उस कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग जो है फिर अंग्रेजी सरकार की क्या, अंग्रेजी सरकार क्या की? कांग्रेस के नेताओं को जो है बंदी बनाया गया, गांधी जी को भी हिरासत में लिया गया, महिलाओं को पीटा गया, मारा गया। तो जो है क्या होता है कि भाई गांधी जी इसको स्थगित कर देते हैं, गांधी जी जो है इसको स्थगित कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे कि गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ होता है कि लॉर्ड इरविन कहते हैं भाई इसके लिए वहां पर ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन होने वाला है, वहां पर जाकर के अपनी बात आप रखना, सारा काम हो जाएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस कर देती है। कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करती है, बहिष्कार करती। बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे, आप ये कह सकते हो सबसे बड़ी पार्टी उस समय कांग्रेस थी और पार्टिसिपेट हुई थी नहीं, यानी पूरे बिना दूल्हे की बारात वहां पर जाती है और वहां पर धार्मिक व्यवस्था को लेकर के कुछ निर्णय हो नहीं पाता है, साहब जो है आ जाते हैं। तो लॉर्ड इरविन पे दबाव बनाया जाता है कि भैया कांग्रेस क्यों नहीं आई। पता चला कांग्रेस नाराज है। बोले नाराजगी का कारण क्या है? बोले नाराजगी का कारण ये क्या है कि जो कानून बनाए हो ना, इससे बहुत परेशानी है। तो भैया बताया जाता है कि भाई गांधी जी को मनाओ भाई। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। इरविन के बीच में समझौता होता है। समझौता होता है कब? 5 मार्च 1931 को जो है समझौता होता है। गांधी जी मान जाते हैं, भैया कुछ हमारी मांग है आप मान लो और कुछ हम आपकी बात मान लेंगे, चले जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर गांधी जी को नहीं लगता है कि हाँ कुछ विशेष इसका रिजल्ट निकल रहा है। गांधी जी वो है मीटिंग छोड़ करके चले आ जाते हैं और पुनः जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा में गांधी जी गए थे, तीसरे में जो है भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर तीनों में गए थे, लेकिन गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया। 5 मार्च 1931 में इरविन के साथ समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। सम्मेलन टूट गया, महात्मा गांधी निराश होकर भारत लौट आए और जो है 1 वर्ष तक, यानी आप देखोगे पुनः जो है वो क्या कर लेते हैं, वह जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि भैया आंदोलन जो था उसमें जो है लोगों का क्या मत था, किसान क्या सोचते थे। किसान के लिए जो है स्वराज की लड़ाई का मतलब था अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई, जैसा कि हमने आपको बता दिया था। और व्यवसायी ये चाहते थे कि भैया हमें कुछ अधिकार मिले। ये बात कौन सा था? महिलाएं क्या चाहती थी? महिलाएं चाहती थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं के बड़े पैमाने पर भागीदारी थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस महिलाओं को संगठन में के भीतर किसी अधिकार की स्थिति के पक्ष में नहीं था, अनुमति देने की इच्छुक नहीं था। इससे महिलाएं बहुत परेशान थी, लेकिन धीरे धीरे जो है महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेटिव बढ़ने लगा था। ठीक है, दलितों की क्या भागीदारी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में आप देखोगे कि एक जो है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन करते हैं
और जो है दूसरे गोल में सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की जब मुद्दा उठाते हैं, गांधी जी नाराज हो जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम लीग मुसलमानों के पक्ष में है और आप भी दलितों के पक्ष में हो जाओगे तो हिंदू कहाँ जाएगा, आप तो हिंदू कैसे। अब देखते हो भीमराव अंबेडकर कहते हैं बाबा हम कहाँ हिंदू हैं। भाई हिंदू जो हिंदू लोग हैं क्या हमें हिंदू मानते हैं? हमसे तो भैया दूर भागते हैं, हम हिंदू कहाँ से हैं बताओ। तो भैया गांधी जी कहते हैं ठीक नहीं है, तो वहां पर जो है गांधी जी बाहर आ जाते हैं और जा आकर के अंबेडकर की वजह से भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते थे, बहुत ही आप ये कह सकते हो दूरदर्शी नेता थे कि जो आप ये कह सकते हो कि जो बातें वो आप खुद स्वयं जो है झेले हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसका जो है शिकार हो। तो वो जो है उस बात को लेकर के अडिग रहते हैं, नहीं पृथक निर्वाचन अगर सिखों को मिला है, ईसाइयों को मिला है, मुस्लिमों को मिला है तो दलितों को क्यों नहीं बाबा बताओ। वो कहते हैं बाबा कहते हैं कि अंबेडकर साहब जो ये दलित वर्ग है हिंदू के हिस्से है, तो आप अलग अलग मांग ना करो। गांधी जी जो है नाराज हो जाते हैं और भूख हड़ताल पे आ जाते हैं। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना पक्ष रखते हैं, गांधी जी मान लेते हैं और जो है गांधी जी फिर आंदोलन में नहीं जाते हैं, वही जाते हैं। कौन जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब ही जाते हैं वहां पर आंदोलन में, तृतीय गोल में सम्मेलन में। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी। 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ जोड़ करके देखा जाने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना अलग निर्वाचन मंडल की मांग को छेड़ने के लिए तैयार थे। अगर मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया गया था। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इस मुद्दे को हल करने की उम्मीद तब गायब हो गई जब हिंदू सभा में M.R. जयकर समझौते के प्रयासों का कड़ा विरोध हुआ। आप देखोगे कि दोनों साथ साथ आए थे कब? 1914 में, कि मिल करके क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, अपने जो है जो स्वराज के मुद्दे को लेकर के हम बढ़े थे उसके खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन धीरे धीरे ऐसी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं जिससे जो है मुखर होना पड़ता है। ठीक है, ये जो है इतना टॉपिक आपका था। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखोगे कि भैया तस्वीरों में राष्ट्र को दिखाया जाता है, लोक कथाओं का जो है के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा फैलाई जाती है, राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा फैलाई जाती है। और हमारे राजनेताओं को ये लगा कि जो विश्व के अलग अलग इतिहासकार हैं वो हमारे इतिहास को जो है बहुत गलत प्रेजेंट किए हैं, तो हमें जो है इतिहास की पुनर्व्याख्या करनी चाहिए, इतिहास की पुनर्व्याख्या करनी चाहिए। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1970 के दशक में वंदे मातरम को मातृभूमि के भजन के रूप में लिखा जाने लगा कि भैया ये जो वंदे मातरम है ये राष्ट्र यानी राष्ट्रीयता का एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ, कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं ना, आनंद में शामिल किया गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से जो है इसको गाया गया। अब प्रतीक की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो जो है 1906 में आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह नजर आता है, 1907 में आपको कुछ इस तरह नजर आता है, 1917 में कुछ इस तरह नजर आता है, 1921 में जो है इस तरह नजर आता है और 1931 में इसका प्रारूप बदल जाता है और फाइनली जो है 1947 में हमें राष्ट्रीय ध्वज जिस प्रकार आप देखते हो उसी रूप में जो है आपको जो है प्राप्त हो जाता है, यानी संविधान सभा द्वारा जो है 1947 में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। समझ भाई बात? तो आज का ये चैप्टर कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।